Dear students, this is my second lecture on the chapter number 1, Units and Measurement. In this lecture, we study about the conventions for the use of SI units. You know about the SI units. SI unit क्या होता है? System International Unit. तो इसके कुछ conventions हैं कि SI unit देर आर कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ SI यूनिट्स, मतलब SI यूनिट कैसे यूज करने चाहिए उसके कुछ कन्वेंशंस हैं. नाउ फर्स्ट कन्वेंशन इज यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल. यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल. फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी वह है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी. और सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक यूनिट होती है और उस यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम सिंबल यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यू नो दैट लेंथ क्या है? लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी. लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड फॉर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ दिस लेंथ different units are used, but here we discuss about the SI units. यहाँ पे हम SI यूनिट की बात करेंगे. तो लेंथ का जो SI यूनिट होता है that is मीटर. मीटर is the SI unit of the length. तो यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल. तो यह जो मीटर है इसको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए. और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मीटर का सिंबल होगा स्मॉल एम. आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम स्मॉल एम क्यों यूज कर रहे हैं. नाउ सेकंड पॉइंट, द फुल नेम ऑफ ए यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉलर लेटर. सेकंड पॉइंट इज द फुल नेम ऑफ ए यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम इज आफ्टर ए पर्सन. जैसे बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे वो यूनिट दिया गया है. फॉर एग्जांपल न्यूटन. न्यूटन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड यू नो दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज ए न्यूटन. फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी. तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. लेकिन न्यूटन जो यूनिट है वह एक साइंटिस्ट के नाम पे है, इसलिए जब हम न्यूटन लिखेंगे तो स्मॉल एन से लिखेंगे. NEWTON. This is the SI unit of the force. And why we are writing here small n? Because it is on the name of the scientist. It is on the name of the person. Therefore, it will be started with a smaller letter. But to write the symbol of this unit, you must write capital N. Capital N. You know joule. Joule is a unit, but it is also a name of the scientist. So therefore, you must write with a small letter JOULE. This is joule. But to write the symbol, must write capital J. You know that length is a physical quantity. और इस क्वांटिटी का SI यूनिट होता है मीटर. मीटर. बट यू नो दैट मीटर इज ए यूनिट, दैट इज ए SI यूनिट ऑफ द लेंथ, बट इट इज नॉट ऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन, ऑन द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट. तो देयरफॉर यू मस्ट राइट कैपिटल M, द स्टार्टिंग लेटर कैपिटल M. तो मीटर का पहला जो लेटर होगा हम कैपिटल M लिखेंगे, इसलिए कि यह किसी पर्सन के नाम पर नहीं है. लेकिन जब इसका सिंबल हम यूज करेंगे तो स्मॉल m यूज करेंगे. मतलब ये कि अगर कोई यूनिट किसी पर्सन के नाम पर है तो उस यूनिट का पहला लेटर अगर कंप्लीट हम लिखना चाहते हैं तो स्मॉल लिखेंगे और उसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर में आएगा. लेकिन अगर वह यूनिट किसी पर्सन के नाम से नहीं है तो हम पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे और उसका जो सिंबल लिखेंगे वह स्मॉल लेटर से लिखेंगे. नाउ थर्ड पॉइंट,
सिंबल्स ऑफ यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। किसी सिस्टम का जो यूनिट होता है प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कोई लेंथ है 5 मीटर, तो सिंबल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो स्मॉल m लिखेंगे 5 मीटर। लेकिन ये 5 है, एक से ज़्यादा है तो 5 मीटर्स नहीं होगा, 5 मीटर ही होगा, इसलिए यूनिट का प्लूरल नहीं होता है। जैसे 20 न्यूटन है, कोई फोर्स है 20 न्यूटन, तो ये भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा 20 न्यूटन। यू डोंट राइट लाइक ns, डोंट राइट newtons, but correct form is 20 Newton. Correct form is 5 meter, not 5 meters. The symbols of units do not contain any full stop at the end of recommended letter. मतलब यूनिट के आगे फुल स्टॉप नहीं आता है। जैसे 25 kg है, तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा, ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। देयर इज नो फुल स्टॉप, इट इज नॉट परमिटेड। एंड फिफ्थ पॉइंट इज द यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटेन एज वन रेशियो, नॉट इन डिफरेंट रेशियो। एक ही रेशियो में आना चाहिए। जैसे SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू नो दैट एक्सेलरेशन का यूनिट हम जब निकालेंगे तो यू नो दैट एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। You know that SI unit of velocity is meter per second, and SI unit of time is also second. So the ratio may be also written as like this, meter per second, but it is not permitted. Must write in the single ratio like meter per second square. And sixth point is use of combination of units and symbols for unit is avoided when physical quantity is expressed by a combination of two. For example, the unit of joule per kg, joule per kg, Kelvin. It is a corrected. Why here capital J? Because this is on the name of the person, therefore capital J, but kilogram, this is not on the name of any person, therefore small k and g, and this is Kelvin, this is a unit which is on the name of a person, therefore capital K. So this is a correct form. While joule per kg, Kelvin, it is not permitted. You must write all in the form of the symbols. It is not permitted. So this is a correct form and this is not a correct form. Now seventh point is a prefix symbol is used before the symbol of the unit. जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं उसका प्रीफिक्स सिंबल, दो टर्म यूज किया जाता है, एक होता है प्रीफिक्स और एक दूसरा होता है सफिक्स। तो यहाँ हम प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं। ए प्रीफिक्स symbol is used before the symbol of unit. जैसे symbol of unit है मीटर, तो इसके पहले एक prefix symbol यूज किया जा सकता है। और कैसे यूज करते हैं? Such prefix symbol and unit symbol constitute a new symbol. तो ये दोनों मिलके prefix symbol और symbol of unit, ये दोनों मिलके एक new symbol का कंस्टिट्यूशन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। एंड फॉर द यूनिट विच कैन बी रेज टू ए
पॉजिटिव और नेगेटिव पावर ऑफ 10। तो इस यूनिट के पहले 10 का पावर पॉजिटिव के फॉर्म में भी आता है और नेगेटिव के फॉर्म में भी आता है। इसको हम फिर से फर्दर बाय टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स you can know better, you can understood better. For example, जैसे मान लो कि टाइम का यूनिट है सेकेंड, और सेकेंड का सिंबल है एस। सेकेंड, इसका प्रीफिक्स है मिलीमीटर, एम। तो 1 ms, व्हाट डू मीन बाय 1 ms? नॉट मिलीमीटर, मिली, एम फॉर मिली और एस फॉर सेकेंड। तो SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, बट इट्स प्रीफिक्स इज मिली। तो 1 मिली सेकेंड, यू कैन राइट लाइक दिस, 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। और ये 10 के पावर में आ सकता है। मिली का मतलब क्या होता है? मिली मीन्स द 1 पार्ट आउट ऑफ 1000। 1000 पार्ट में से एक पार्ट को हम मिली बोलेंगे। मतलब 1/1000 मीन्स दिस इज मिली। मिली मीन्स 1/1000। एंड यू नो दैट 1000 को हम पावर ऑफ 10 से कैसे लिखेंगे? 10 to the power 3, 1 2 3, there are 3 zeros after 1, therefore power of 10 will be 3। और जब 10 to the power 3 को न्यूमरेटर के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power -3। तो मिली का मतलब क्या हुआ? मिली का मतलब हुआ 10 to the power -3। तो therefore this will be equal to 10 to the power -3 second। तो therefore you can say 1 millisecond is equal to 10 to the power -3 second। इसी तरह से एक दूसरा प्रीफिक्स लेता हूं मैं, और वह प्रीफिक्स है माइक्रो। 1 माइक्रो के लिए सिंबल यूज करते हैं म्यू, और सिंबल ऑफ यूनिट हियर SI यूनिट, देयरफॉर सेकेंड। टाइम का SI यूनिट हम ले रहे हैं सेकेंड। तो 1 माइक्रो सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन दिस मच। तो इसको पावर ऑफ 10 से हम कैसे लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू 1/0 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर हो गया 6। तो 10 to the power 6 को न्यूमरेटर में अगर लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 10 to the power -6। तो माइक्रो का मतलब हुआ 1 माइक्रो इज इक्वल टू, माइक्रो की जगह पे हम 10 to the power -6 लिखेंगे। माइक्रो मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 10 लाख। 10 लाख में से एक पार्ट हम लेंगे, उसको बोलेंगे माइक्रो, और उसकी वैल्यू होगी 10 to the power -6। तो माइक्रो वर्ड जहाँ पे भी आएगा, जैसे माइक्रो सेकेंड मीन्स माइक्रो को रिप्लेस करो 10 to the power -6 से, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 to the power -6 सेकेंड। अगर यही माइक्रोमीटर के पहले आता है, जैसे 1 माइक्रोमीटर, तो माइक्रो को रिप्लेस करना है 10 to the power -6 से, तो ये हो जाएगा 10 to the power -6 मीटर। NS, S इज द SI यूनिट ऑफ द टाइम, और इसमें प्रीफिक्स आ गया N, दैट इज नैनो। तो यू कैन राइट दिस इज 1 नैनो सेकेंड।
nanosecond. Means this is 1 part out of तो इसमें से एक पार्ट को हमने लिया, उसको बोलेंगे नैनो। तो कितना हो गया, यहाँ 1 के बाद से कितने ज़ीरोज़ हैं, 9 ज़ीरोज़ हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻⁹ एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹। तो जहाँ पे नैनो वर्ड आएगा वहाँ पे नैनो के जगह पे हम लिख सकते हैं 10⁻⁹। नैनो मीन्स 10⁻⁹। तो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड। यही वर्ड अगर मीटर के साथ आ जाता है, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, तो दिस विल बी इक्वल टू, यू कैन राइट एट ए प्लेस ऑफ नैनो 10⁻⁹, तो दिस विल बी 10⁻⁹ मीटर. Similarly, there are many prefixes which constitute a unit as a prefix of unit in the form of 10 to the power either positive or negative. Use of double prefix is avoided when single prefix is available. मतलब डबल प्रीफिक्स, यहाँ पे सिंगल प्रीफिक्स है. सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ द टाइम एंड इट्स प्रीफिक्स इज मीटर, milli, that is small m. So there is only one prefix here. This is the SI unit of the time and there is only one prefix, that is a micro. Here the SI unit of time is second and its prefix is nano and that is only one. But double prefix should be avoided. For example, 10 to the power -6 किसको बोलेंगे हम, माइक्रो को बोलेंगे. तो अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें 10 to the power -6 सेकेंड, तो दिस विल बी इक्वल टू माइक्रो सेकेंड. मतलब 1 माइक्रो सेकेंड. बट इट कैन बी रिटेन बिकॉज यू नो दैट मिली का मतलब होता है 10 to the power -3. तो 10 to the power -6 means 10 to the power -3 into 10 to the power -3. तो 10 to the power -3 means milli. 10 to the power -3 means milli. And then there is a second. So it may be also written as, because there are two prefixes here, milli and milli. So therefore milli सेकेंड. तो दिस शुड बी अवॉइडेड. ऐसा नहीं लिखना चाहिए. सिर्फ एक ही प्रीफिक्स यूज करना चाहिए, 2 प्रीफिक्स यूज नहीं करना चाहिए ऐसे फॉर्म में. जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, 10 to the power -9, 10 to the power -9 सेकेंड. तो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीन्स नैनो को हम क्या बोलते हैं, 10 to the power -9. तो डायरेक्टली यू कैन राइट 1 नैनोसेकेंड. दिस इज परमिटेड, ऐसा हम लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन इसको अगर 2 पार्ट में हम करते हैं, जैसे -6, तो यहाँ लिख दिए 10 to the power -6 इंटू 10 to the power -6 सेकेंड. 10 to the power -6 मीन्स माइक्रो और तो देयरफॉर 2 बार माइक्रो वर्ड आ जाएगा, माइक्रो सेकेंड. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे नॉट डबल, यहाँ 3 आना चाहिए, दिस विल बी -3. तो 10 to the power -3 और 10 to the power -6. -3 किसके लिए यूज करेंगे, मिली के लिए यूज करेंगे. तो यहाँ हम लिख सकते हैं मिली. और 10 to the power -6 किसके लिए यूज किया गया है, माइक्रो के लिए यूज किया गया है. तो 1 मिली माइक्रो सेकेंड, दिस शुड बी अवॉइडेड. ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इसलिए कि अगर हम ऐसा लिखते हैं तो वह
जो रिप्रेजेंटेशन है यूनिट का वह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इन दोनों के जगह पे हमें एक सिंगल सिंबल यूज करना चाहिए। नाउ द 8th point is the space or hyphen must be introduced while indicating the multiplication of two units। दो यूनिट्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कि दो यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन है, उन दोनों यूनिट्स के बीच में या तो स्पेस होना चाहिए या फिर हाइफन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यू नो दैट स्पीड इज ए क्वांटिटी। स्पीड एक क्वांटिटी है और स्पीड का ऐसा यूनिट होता है, स्पीड इज इक्वल टू, यू नो दैट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेफिनेशन ऑफ स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करेंगे? ऐसा यूनिट अगर यूज करते हैं तो मीटर में मेज़र करेंगे। तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर हम इसको चाहें तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीटर हो जाएगा और सेकेंड न्यूमरेटर के साथ चला जाएगा, तो सेकेंड का पावर -1 हो जाएगा, लेकिन यह गलत तरीका है। मीटर और सेकेंड टू द पावर -1, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट यूनिट्स। ऐसा यूनिट तो है लेकिन ये लेंथ का यूनिट है और ये टाइम का यूनिट है, तो इन दोनों यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ है और इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो ये सही तरीका नहीं है। अगर दो यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों यूनिट्स के बीच में या तो स्पेस होना चाहिए या फिर हाइफन होना चाहिए। तो इसको हमें ऐसा लिखना चाहिए, मीटर फिर स्पेस आएगा और सेकेंड टू द पावर -1 आएगा, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, मीटर फिर हाइफन आएगा फिर सेकेंड टू द पावर -1 आएगा। तो दिस इज द करेक्ट मेथड टू रिप्रेजेंट सच टाइप ऑफ units of various physical quantities. But if anyone is writing like this, then this is not correct method. This is correct because there is no multiplication, but this is not correct because there is a multiplication between two units of different quantities. तो अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो मीटर के बाद से स्पेस देंगे, फिर सेकेंड का पावर -1 होगा, या फिर मीटर और उसके बाद से आएगा हाइफन। दिस इज नॉट माइनस, दिस इज ए हाइफन, और सेकेंड टू द पावर -1। नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लेंथ होता क्या है। किसी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को लेंथ बोलते हैं। जैसे ये दो पॉइंट्स हमने दे दिया, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको लेंथ बोलेंगे। लेंथ क्या है? लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसको मेज़र करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन कंपैरिजन टू दैट लेंथ छोटा है या लेंथ बड़ा है, इसके हिसाब से हम यूनिट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। One fundamental quantity which we have discussed earlier is length. To measure the length or distance, the SI unit used is meter. तो मीटर क्या होगा? एक स्टैंडर्ड लेंथ जिसको हमने मीटर के फॉर्म में सेलेक्ट किया उसको मीटर बोलते हैं, लेकिन वह स्टैंडर्ड मीटर हम कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? इसलिए कि जो भी यूनिट हम सिलेक्ट करते हैं वह रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, फिर से बन जाना चाहिए आसानी से, और वैरी नहीं होना चाहिए। वह जो जितना लेंथ स्टैंडर्ड हमने सेलेक्ट किया ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी वह लेंथ उतना ही होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि
1 मीटर एक स्टैंडर्ड मानते हुए किसी रॉड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक रॉड है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, स्टैंडर्ड मान लिया और वह हो गया 1 मीटर। लेकिन वह रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, फिर से बनना चाहिए, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, वैरी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ का मीटर और यूके का मीटर या यूएसए का मीटर में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज जिसको हमने मीटर मान लिया 1000 साल बाद वह मीटर थोड़ा बड़ा हो जाए या थोड़ा छोटा हो जाए। जैसे सारे मीटर्स को अगर हटा दिया गया और फिर से हमें मीटर बनाना रहे तो वह मीटर वैसा ही बनना चाहिए जैसा आज है। तो 1960 में स्टैंडर्ड फॉर द मीटर बेस्ड ऑन द वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट emitted by the atom of krypton was adopted। तो क्यों नहीं हम एक सीधे से किसी रॉड को ले रहे और उसी को मीटर मान लेते। यू नो दैट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इस पे जंग आ सकता है, जिससे बहुत काफ़ी सालों के बाद या तो इसकी लंबाई बढ़ सकती है या फिर इसकी लंबाई कम हो सकती है। ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए कोई ऑर्डिनरी मेटल का रॉड हम मीटर के तौर पे स्टैंडर्ड मान के उसको डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज दैट हमने प्लैटिनम रॉड ले लिया जो नॉन रिएक्टिव होता है, तो उसको भी मीटर हम मान सकते हैं, लेकिन उसको भी मीटर नहीं लिया जा सकता। ऐसा क्यों? आइंस्टाइन की एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं आइंस्टाइन थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया जिसको हम बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। According to that theory, the length of any object is not fixed, it depends on the speed of that body। किसी भी बॉडी का लेंथ फिक्स्ड नहीं होता है, वह उस बॉडी के स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इसको एक पर्टिकुलर स्पीड पर रखा, लेकिन जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो स्पीड नॉर्मल स्पीड नहीं होगा, स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत हाई स्पीड, वेरी वेरी हाई स्पीड, जैसे अर्थ के ऊपर यह हमने कोई मीटर बना लिया और दूसरे प्लैनेट पे जहाँ पे स्पीड बहुत चेंज हो जाएगा अर्थ से, अर्थ के स्पीड और उस प्लैनेट के स्पीड में काफ़ी डिफरेंस होगा और ये बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो ऐसी सिचुएशन में वह जिस स्टैंडर्ड को हमने मीटर मान लिया है वह फिक्स नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसकी लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए इन कॉन्टेक्स्ट विद द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन, द रॉड कैन नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए कोई ऐसी चीज़ जो फिक्स है और वह चेंज नहीं होता है, उसी से हम मीटर को डिफाइन कर सकते हैं। यू नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसा माना जाता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। अगर इसको हम लिखें पावर ऑफ 10 हटा के तो ये हो जाएगा 3 के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करती है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा हमने मान लिया है। जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू है
वो स्पीड ऑफ लाइट की वो है 792,458। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे लेफ़्ट से अगर देख रहे हैं तो लेफ़्ट के बाद का डिजिट 9 से स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसको हम 30000 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, बट एग्जैक्ट वैल्यू इज दिस मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में इतनी होती है, मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट। तो 1 मीटर अगर हम डिफाइन करना चाहें तो 1 मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो 1 मीटर को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा, यू नो दैट दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 सेकेंड। तो therefore 1 meter distance will be traveled in how much time? So therefore you can say 1 meter distance will be traveled in 1/299,792,458 सेकेंड। मतलब इतने सेकेंड में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वह होगा 1 मीटर। तो देयरफॉर 1 मीटर कैन बी डिफाइंड एज द मीटर इज ए लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम दिस टाइम इंटरवल। मतलब मीटर इज ए लेंथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन ए वैक्यूम in this time. It's called meter. Now these are some useful distances. Measurement, length in meter. Distance to Andromeda galaxy from the earth. इस गैलेक्सी का अर्थ से कितना डिस्टेंस है? तो ये डिस्टेंस है 2 × 10⁻22 मीटर। Distance to nearest star after the sun, Proxima Centauri from the earth. This distance is 4 × 10⁻16 meter. Distance to Pluto from the earth. This distance is 6 × 10⁻12 meter. And height of Mount Everest is 9 × 10⁻3 meter. Length of typical virus, वायरस की जो लंबाई होती है जनरली वो 1 × 10⁻⁻8 मीटर। एंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5 × 10⁻11 मीटर। तो ये सारे एग्जाम्पल क्यों दिए गए? ये एग्जाम्पल इसलिए दिए गए, इसमें कुछ लेंथ ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत लार्ज लेंथ है, बहुत बड़ा लेंथ है, और कुछ लेंथ ऐसा है जो बहुत ही छोटा है, वो आँख से भी नहीं देख सकते, इतना छोटा है। जैसे वायरस को हम नहीं देख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम को नहीं देख सकते, एटम को हम नहीं देख सकते हैं। जब एटम को नहीं देख सकते तो एटम के रेडियस को कैसे फाइंड करेंगे? तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जो लेंथ बहुत ज़्यादा है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, और जो डिस्टेंस बहुत छोटा है जो हम देख भी नहीं सकते हैं उसको कैसे मेज़र करेंगे। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ। लेकिन जनरली जो हम मेज़रमेंट करते हैं लेंथ का वो 2 तरीके से करते हैं। एक तो होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी मेज़रमेंट हम करने जा रहे हैं तो उसके 2 जो पॉइंट्स हैं वो हमारे अप्रोच में हैं। लेंथ किसको बोलते हैं? 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, एक स्टार्टिंग और एक एंड। जैसे अगर हम कहते हैं कि इस मार्कर की लेंथ कितनी होगी, तो
हम इस स्टेटमेंट से ये समझेंगे कि हमको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है। तो हमारे पास जो भी स्केल होगा इस लेंथ को मेज़र करने के लिए इसके सूटेबल यूनिट का हम सिलेक्शन करेंगे। यह मीटर से बहुत छोटा है, हम सेंटीमीटर का सिलेक्शन कर सकते हैं और सेंटीमीटर से मेज़र कर सकते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम मेज़र करेंगे किसी यूनिट से और उसी को इसका लेंथ बोलेंगे। लेकिन इस मार्कर के लेंथ को मेज़र करने के लिए दोनों ही पॉइंट्स हमारे अप्रोच में हैं, दोनों ही पॉइंट्स पे हम जा सकते हैं। तो इसको इस तरह के लेंथ को मेज़र करने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है उसको कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट या डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेजरमेंट और डायरेक्ट मेथड। तो now to measure the length there are two methods or two measurements, direct measurement or direct method. Measurement of length एक तो हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम तब यूज करते हैं जब मेजरमेंट में, लेंथ के मेजरमेंट में दोनों ही पॉइंट्स हमारे अप्रोच में हैं। जैसे ये वाइट बोर्ड की लंबाई मेज़र करनी है और हमारे पास ये एक यूनिट है, स्केल है। तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों ही पॉइंट्स जिनके बीच का डिस्टेंस हमें मेज़र करना है हमारे अप्रोच में होनी चाहिए। तो मैंने एग्जांपल दिया कि ये वाइट बोर्ड का लेंथ कितना है। तो जब भी हम लेंथ मेज़र करेंगे हमारे सामने दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। इसके लिए हमने सूटेबल यूनिट जो सिलेक्ट किया वो है फुट। तो पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट ये दोनों हमारे अप्रोच में हैं। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। तकरीबन नियर अबाउट 3 फुट है, तो लेंथ हम बोलेंगे कि 3 फुट। इसको किसी दूसरे यूनिट में भी यूज किया जा सकता है। जैसे अगर ये कोई पूछे कि ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, तो ग्राउंड और ये हाइट दोनों ही हमारे अप्रोच में हैं। तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट जो डिस्टेंस होगा वह इसका लेंथ होगा, वह किसी यूनिट से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस तरह से मेजरमेंट के मेथड को डायरेक्ट मेथड बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। बट इन फ्यू सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल ए बिल्डिंग इज ए वेरी हाइटेड, बहुत हाइटेड बिल्डिंग है, 20 स्टोरी की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की अगर हाइट फाइंड करनी है तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं कर सकते, इसलिए कि बॉटम पे अगर हम हैं और बॉटम का पॉइंट हमारे अप्रोच में है लेकिन टॉप का पॉइंट अप्रोच में नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में जब एक पॉइंट हमारे अप्रोच में है और दूसरा पॉइंट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। दैट मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। बहुत हाइटेड ट्री है, उसकी हाइट फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना होगा। समुंदर की गहराई मेज़र करनी है तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना होगा। किसी स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है, अर्थ से कोई स्टार कितनी डिस्टेंस पे है तो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। सन का डिस्टेंस मेज़र करना है, अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है, तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है वह रिफ्लेक्शन मेथड एक होता है, रिफ्लेक्शन मेथड।
और दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल मेथड, सॉरी नॉट ज्योमेट्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो जस्ट मैं टच करता हूँ ज्योमेट्रिक रिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है। यह समुद्र की गहराई मेज़र करनी है, किसी वेव को हमने सी के सरफेस से इनसाइड भेजा और वह वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तो जाने और आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड इसमें ख़ास तरह से आता है पैरालॉक्स मेथड, जिसे किसी स्टार का डिस्टेंस मेज़र करना है, किसी दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस मेज़र करना है अर्थ से, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है और इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड यूज कर सकते हैं। और बेसिकली जो मेथड यूज किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ द लार्ज डिस्टेंस वह होता है पैरालॉक्स मेथड। The next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.